हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चलिए, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी सर मैथ्स की क्लासेस को कंटिन्यू कराइए, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच। तो अब तक हम इंग्लिश कर चुके हैं, जीके की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं 3 से 4, मैथमेटिक्स की भी आपकी लगभग 5 क्लास हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैथ्स भी अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आपका, ठीक है, कंप्लीटली मैंने समझाया है और भी मैं समझाता रहूँगा। बच्चों के काफ़ी अच्छे फीडबैक और रिव्यू आए हैं जिन्हें देख के अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट और बेहतर से बेहतर मैं क्लासेस बना सकूँ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, समीकरण, और एक होता है समीकरण एक चर में। ठीक है, तो समझा देता हूँ मैं क्या है। सबसे पहले मैं चैप्टर 6 की बात करूँगा। दोनों एक ही हैं, ठीक है, टाइप के क्वेश्चन दोनों के एक ही हैं, तो क्यों ना एक साथ कर लिया जाए जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण सबसे पहले इन्हें देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है सरल समीकरण, इसे रेखीय समीकरण भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी एक इक्वेशन दे दी गई, ये आपने देखी होंगी इक्वेशंस। कुछ बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या है ये, कैसे होगा, दिखने में बहुत टफ लग रहा है, एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या आता है कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, समझिए इसे। 5x + 7 = 3, ये कोई भी एक इक्वेशन दे दी आपको, ठीक है, या ये दे दी 8x + 17 = 3x। तो इसमें जब भी x का मान कुछ हो, ठीक है, तो वो दूसरे समीकरण हो जाते हैं। लेकिन जिन समीकरण में ऐसी इक्वेशंस में जब x की वैल्यू, ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि x की पावर मैंने बोल दी 16, x की पावर 17, ठीक है, तो ये अलग है। जहां पर पूरी इक्वेशन में कहीं भी चाहे 1x हो चाहे हो 20x, लेकिन x की पावर अगर किसी में भी नहीं दे रखी है कोई भी, तो वो सरल समीकरण या रेखीय समीकरण होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। x की पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब x के ऊपर कोई घात नहीं होनी चाहिए, उन्हें ही सरल समीकरण या रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण में होता क्या है, आपको LHS और RHS दिए होते हैं, मतलब ये होता है LHS और ये बराबर के बाद होता है RHS। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड। ठीक है, इसे आप चाहो तो बायां तरफ बोल लो और इसे दाईं तरफ बोल लो, जैसे आप समझना चाहो। ठीक है, समीकरण इसे बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा, सरल समीकरण या रेखीय समीकरण दोनों एक ही हैं, नाम दोनों के अलग अलग हैं लेकिन है दोनों एक ही। ठीक, चलिए आगे समझते हैं और कौन सा समीकरण होता है। एक आता है आपका द्विघात या वर्ग समीकरण। वर्ग मोस्टली बच्चों ने समझा होगा, पढ़ा होगा, स्क्वायर भी बोल देते हैं। जैसे मैं बोल दूं 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, 2 × 2 कर देते हैं, नहीं, = 4। ठीक है, तो ऐसे ही ये है द्विघात या वर्ग समीकरण। इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू, यहाँ पे पूरी इक्वेशन है, कितने भी x दिए गए हों, ठीक है, लेकिन x की अधिकतम वैल्यू, x के ऊपर बड़ी से बड़ी जो घात हो सकती है, जो हो मतलब 2 हो, सबसे बड़ी से बड़ी घात, उसे होते हैं वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। आ गया होगा समझ में। तो यहाँ आपने पूरी इक्वेशन देख ली है, इसमें भी LHS ये है, RHS ये है। आप चाहो तो इन्हें घुमा सकते हो, मतलब इसे x² + 1 और बराबर करके इससे उधर लिख सकते हो, क्योंकि बराबर, अब चाहे मैं 2 = 2 लिख दूं या इस 2 को इधर कर दूं, 2 = 2 ऐसे कर दूं, ठीक है, बात तो एक ही है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो जहां पर जिस इक्वेशन में x की घात बड़ी से बड़ी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो, ठीक है, और एक तो होती नहीं है, ये सिंपल होती है ना, एक तो होती नहीं है, सिंपल यही होती है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जब घात 2 होती है उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। आप पहले इनकी पहचान करना सीखिए, ठीक है, कि कौन सा वर्ग है, कौन सा सरल है, कौन सा द्विघात है। द्विघात और वर्ग समीकरण एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के नाम अलग हैं लेकिन होते दोनों एक ही हैं। जैसे ये था ना सरल और रेखीय, ऐसे ही ये है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये है x² + 5x + 6। अब यहाँ आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ तो x के साथ 5 है, नहीं, घात इन्हें कहते हैं जो ऊपर होते हैं, यहाँ पे x के ऊपर। तो आपने देखा कि इसमें x 2 हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला है कि x के ऊपर आप सिर्फ घात देखिए। तो यहाँ घात कितनी है, यहाँ तो एक भी नहीं है x के ऊपर घात, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और तो कोई घात है नहीं, सिर्फ यही है और सबसे बड़ी यही है। तो मतलब सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, और 2 घात किस में आती है, वर्ग समीकरण में या द्विघात समीकरण में। आ गया होगा समझ में।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका ये आ जाता है त्रिघात समीकरण। इसका और कोई नाम नहीं है, त्रिघात समीकरण ही बोलते हैं। इस समीकरण में बड़ी से बड़ी जो घात होती है वो 3 होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। द्वे त्रि, ये आपने हिंदी में संस्कृत में पढ़े ही हैं। ठीक है, त्रिघात समीकरण, इसमें मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा x की जो बड़ी वैल्यू होती है वो 3 होती है। अब यहाँ देखो 2 भी है, लेकिन मैंने क्या बोला था, बड़ी से बड़ी देखो सबसे पहले कौन सी है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण बन जाता, क्योंकि सबसे बड़ी फिर यहाँ पे ये है 2 है। लेकिन जब इसमें ये 3 दे रखा है, सबसे बड़ी x की घात जो है, पावर जो है 3 है, तो कौन सा समीकरण हो गया ये हो गया त्रिघात समीकरण। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत बड़ा, कोई प्रो साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। n घातीय समीकरण, n, ये n है। ठीक है, n फॉर नॉटी, n फॉर नॉट। ठीक है, तो चलिए n घाती क्या होते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको द्विघाती बता दिया, त्रिघातीय बता दिया, जिनमें घात 2 हो, जिनमें घात अधिकतम 3 हो। और n घातीय वो होते हैं जिनमें घात n हो। ठीक है, n मतलब अनंत आता है। इसको ज़्यादा कुछ समझने की वो ज़रूरत नहीं है कि सर क्या है, n क्यों आ गया, नहीं। आप बस ये समझिए कि n घातीय समीकरण क्या होता है। जैसे इस पूरे समीकरण में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये है, ये 2 भी है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n है। तो आपने देखा n सबसे बड़ा होता है। n मतलब ये अनंत काल है, n कुछ भी हो सकता है, मतलब 20 करोड़ हो जाए, ठीक है, 2 अरब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो n सबसे बड़ा होता है, तो इसे n घातीय समीकरण कहते हैं, जिसमें x की या y की घात, जरूरी नहीं है x की हो, y की हो, z की हो, किसी की भी घात हो, घात सबसे बड़ी होती है n, और n जिसकी घात होती है उसे ही n घातीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए अब आगे समझते हैं सर्वसमिका क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आप समीकरण बताइए। ठीक है, आपको कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ कि 2x² + 3y = 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये कौन सा समीकरण है, तो आप देखोगे कि इसमें घात कहाँ है, ये रही अकेली घात है। और कितनी बड़ी घात है, क्या है घात, 2। ठीक है, और 2 से बड़ा कुछ है नहीं, मतलब ये द्विघाती हो गया। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ अगर 2x³ या 2x³ + 3y = 18 मैंने बोल दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर तो घात और कोई है नहीं, ये सबसे बड़ी ये है 3, तो इसे बोल देते हैं त्रिघातीय। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब चलिए सर्वसमिका समझते हैं क्या होती है। एक चर राशि में ऐसा संबंध, ठीक है, चर राशि किसे बोलते हैं, ये x जो होता है। ठीक है, चर राशि में ऐसा संबंध, ये = करके ये पूरी जो इक्वेशन बनती है इसे चर राशि बोलते हैं। चर राशि में ऐसा संबंध जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों उसे सर्वसमिका संबंध कहते हैं। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी यहाँ पे, ठीक है, 3x + 5 = 5x - 4 + 5। ठीक है, इनका कहने का मतलब है, मैंने बताया था ना अभी कि LHS और RHS, यानी मतलब आपका ये हो गया बाईं तरफ या और दाईं तरफ, ये बराबर होता है ना, ये बांट देता है दोनों को। तो इस कहने का मतलब है इसका कि दोनों राशि, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, मतलब ये बराबर ये होना चाहिए, बराबर का साइन है ना, ये बराबर ये होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसी को सर्वसमिका बोला जाता है। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, समझ लीजिए आप। इसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है बराबर। मान लो मैंने यहाँ किया है, ये आपको इक्वेशन दे दी। ठीक, अब मैंने मान ली कि चलो x की जो वैल्यू है 2 है, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी। ठीक है, आसानी से करने के लिए 2 मानो, सबसे बढ़िया। x की घात यहाँ 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ 2 मान रहा हूँ। x की हमने जो वैल्यू है, मान लो कि ये x दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 में, ठीक है, सॉरी 2 इसकी x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू 2 है ना, तो x में इसकी वैल्यू को लगा के देखते हैं। अब तो मैंने यहाँ क्या किया कि 3 की जगह 3 उतार दिया, यहाँ कुछ नहीं है दोनों के बीच में, मतलब गुणा है, पहली ही क्लास में समझाया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ गुणा का आपने मल्टीप्लाई लगा दिया, और x की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, 2, तो यहाँ 2 उतार दो। उसके बाद +5 ये एज इट इज उतार दिया। आ गया समझ में।
उसके बाद बराबर का साइन लगा लो, ये जो है यहाँ 5 उतार लो इसके नीचे, और x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 2, यहाँ फिर से 2 उतार लो। गुणा किस लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा आ जाएगा। यहाँ माइनस, माइनस का 4 उतार लिया, ठीक है, +5 इसे एज इट इज उतार लो। बस आपको x की वैल्यू उतारनी थी। अब इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। 3 2 जा 6, +5 को ऐसे ही उतार दो। यहाँ 5 2 जा 10, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है, ये, ठीक है। 5 2 जा 10, -4 और +5 मैंने, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे मैंने यहाँ किया है 6 और 5 11। अब ये बराबर का साइन आ गया। मैंने आपको बताया था बोर्ड मास वाली क्लास में कि हम पहले क्या करते हैं, कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर ऐड और फिर माइनस। तो इसमें माइनस भी है, तो पहले आप ऐड वाले को सॉल्व कर लो। तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो पहले इसको इसमें जोड़ लो। ये 11 तो यहाँ आ गया, इसका बराबर के बाद हमें करना है। तो आपने यहाँ 10 और 5 15 कर दिया, और -4 की जगह यहाँ -4 उतार दिया। तो 11 तो यहाँ आ ही गया था। इसके बाद आपने इसे जब सॉल्व किया, 15 में से 4 गए तो 11 बचेंगे, ठीक है। तो हुआ ना, दोनों साइड बराबर हो गई ना, इधर साइड की वैल्यू 11 आ गई और इधर साइड की वैल्यू आ गई। तो इसे हम कभी कभी लिख देते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। आगे समझ में? तो यही है सर्व समीका, ऐसे ही कहते हैं। दोनों जो आपके पक्ष होते हैं, जो चर की राशि होती है, उसमें दोनों जो पक्ष होते हैं दोनों बराबर आने चाहिए, इसी को सर्व समीका कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसी इक्वेशन देखे कि इसमें बायां पक्ष बताओ और दायां पक्ष बताओ। करना कोई सॉल्यूशन तो इसमें होता नहीं है हमें, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में आ गया x + 12 बराबर 13, इसका बायां पक्ष बता दो। तो आपने लिख दिया बायां पक्ष बराबर या LHS बराबर x + 12, यही तो होता है बराबर से पहले का। और दायां पक्ष क्या है यहाँ पे 13, ठीक है। ऐसे ही इसमें है 3x + 5 = 17। तो यहाँ पर बायां पक्ष क्या हो गया 3x + 5 और दायां पक्ष क्या हो गया 17। आ गया होगा समझ में? कुछ है ही नहीं इसमें, बस यही आपको समझना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है। मतलब ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। इसको हम हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं और इसको दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। x + 2 = 3, एक और इक्वेशन दे दिया। अब इसने बोला है कि इसे हल करो और उत्तर की जांच भी करो, ठीक है। तो इसे मैं समझाता हूँ, बहुत आराम से समझिए इक्वेशन। अब धीरे धीरे, ये सबसे छोटा बेसिक चीज़ है इक्वेशन सॉल्व करने का। इससे आगे और भी इक्वेशन बड़ी बड़ी सॉल्व करेंगे चुटकियों में, बहुत आसानी से। चलिए, तो आप इसमें दे रखा है x + 2 बराबर 3। तो आपको क्या करना है कि आप x को एज इट इज़ उतार लीजिए। यहाँ पर जो 2 है, फिर आप बराबर का साइन लगाइए, ये वाला, और 3 यहाँ पर। ये जो 2 है यहाँ पर किस साइन में है, प्लस में है ना, इससे आप उसके =2 के पीछे ले जाइए, मतलब 3 के पीछे। जब यहाँ पे साइन प्लस का है तो यहाँ जाके ये साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, कहीं भी आप कोई चीज़ दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं। अगर ये माइनस का होता, x - 2 होता, तो ये हो जाता 3 + 2, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता, लेकिन यहाँ प्लस का है इसलिए ये माइनस का हो गया। तो x बराबर 3 - 2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 - 2 = 1, ठीक है। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा ना। चलिए, ये तो आपका आ गया x की वैल्यू। अब इसने साथ में बोला था कि उत्तर की जांच भी करो, ठीक है। चलो उत्तर की जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ उतार लिया, ऐसे ही उतार लो। 3x + 2 बराबर 3, ऐसे ही दे रखा है ना, इसको आप ऐसे ही उतार लो। अब जांच के लिए हमें क्या करना है कि x की हमने वैल्यू, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू डालना सिखाया था ना, कि x की वैल्यू उसकी जगह लगाओ कि x की वैल्यू कितनी आई थी, तो ऐसे ही इसमें भी लगाएंगे। हमने x की वैल्यू निकाली थी, 1 आई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू लगा दो। तो x की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। अब 1 के बाद हमने प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ 2 उतार दिया ऐसे ही, और यहाँ पर ये 3 उतार दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 और 1 3 बराबर 3, सीधी सी बात है, दोनों एक साथ हो गए तो LHS = RHS। मतलब इसकी जांच यही होती है कि अगर ये बराबर आ जाएं तो ये सही है, ठीक है, ये इक्वेशन सही है। और क्या बताया था मैंने, जब दोनों चर बराबर हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं,
सर्व समिका, ठीक है। और ये आपका वही क्वेश्चन चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 अभी आपका शुरू हो चुका है, कंबाइंड है, ये दोनों एक ही हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ करा रहा हूँ इन्हें। चैप्टर नंबर 7 आपका स्टार्ट हो चुका है ये, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब एक और क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 11 बराबर b-3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें, इसने बोला है कि इसे हल करें, हल करने के बाद इसकी उत्तर की जांच करें, दोनों चीज़ बोली है, ठीक है। चलिए दोनों करके दिखा देते हैं। अब सबसे पहले जब ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें घबराने ऐसा कुछ नहीं है, घुमा देता है ये, बस अटपटा सा लगता है बच्चों को, करना कुछ नहीं है। इसको यहाँ ले आओ, b-3 बराबर 11, उन्होंने बताया था ना 2 बराबर 2, अब इस 2 को यहाँ ले आओ या इस 2 को यहाँ ले आओ, बराबर बात पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कोई चीज़ बराबर है तो चाहे उसे उल्टी तरफ खड़ा कर दो चाहे सीधी तरफ, बात तो वही रहेगी ना। तो वही है, b-3 को इधर ले आओ और इसको 11 को यहाँ ले आओ, बराबर करके क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट कर लो। उसके बाद अब इसे सॉल्व करो आप। b बराबर, मैंने क्या बताया था, इनको वहाँ ले जाते हैं, बस यहाँ पर जो x y z a b c रहता है ना, उसे अकेला रखना होता है, ठीक है। उसे हमें वैल्यू इसकी निकालनी है तो इसे अकेला करो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर बराबर हमने 11 उतार लिया, अब उन्हें वहाँ से हमें क्या लेना था, 3, ये 3 माइनस का है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। बताया था ना मैंने, वैल्यू साइन चेंज हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस का है तो यहाँ प्लस हो गया, 11 प्लस 3। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 और 3 14। आ गया होगा समझ में। चलिए अब b की वैल्यू 14 तो आ गई, अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो जांच के लिए मैंने बताया था इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लो। इक्वेशन आपकी ये रही, ये बना ली थी ना हमने, फिर से ये करके इसे लिख लो, b-3 इक्वल्स टू 11 या b-3 बराबर 11। अब यहाँ पर b की वैल्यू डाल दो। b की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 14, तो 14 माइनस 3 बराबर 11। अब 14 में से 3 गई तो 11, और यहाँ 11 पहले से ही है तो 11 बराबर 11, और वही बात आ गई, LHS बराबर RHS, मतलब बाईं तरफ बराबर दाईं तरफ। तो इसे भी हम सर्व समिका बोलेंगे, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछेगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसने बोल दिया 5g इक्वल्स टू 10। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये तो g आ गया, ये f आ गया, ये z आ गया, नहीं, कोई फर्क नहीं है, x हो, y हो, g हो, z हो, ठीक है। हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। चलिए तो 5g इक्वल्स टू 10 आ गया। अब g इक्वल्स टू 10/5 कैसे, ये मैं समझाता हूँ। 5g इक्वल्स टू 10 है, अब यहाँ पर g आ गया, g हमें सिर्फ g को निकालना है तो g को अकेला कर दो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। यहाँ मैंने बताया था कि जब कोई साइन बीच में ना हो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 जो है g में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होगा, हमेशा अपोजिट होता है, प्लस का अपोजिट माइनस और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। तो g बराबर 10 बटे, इसको बटे में ले जाओ अब, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा। आगे होगा समझ में। जहाँ प्लस होता है उसका अपोजिट इक्वल्स टू के ले जाने पर हमें क्या करेंगे, माइनस। जहाँ माइनस होता है अपोजिट ले जाने पर करेंगे प्लस, ठीक। जहाँ गुणा होता है अपोजिट ले जाने पर करेंगे भाग, और जहाँ भाग होता है अपोजिट या इक्वल्स टू के बराबर ले जाने पर करेंगे गुणा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो g बराबर 10 और 5 को हम भाग करेंगे अब, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है इसका, तो यहाँ भाग करेंगे। तो 5 दूनी या 5 2 10, ठीक है। तो 2 आ गई g की वैल्यू। अब इसकी जांच कर लेते हैं, 5g बराबर 10, तो g की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2। लगा दो वैल्यू को, 5 × 2 बराबर 10, ठीक है। 5 2 10 और 10 की वैल्यू 10 आ गई, मतलब यहाँ भी LHS बराबर RHS है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सर्व समिका हो गई, ठीक है। एक चर में, इसको ध्यान रखें, एक चर में मतलब जिसके ऊपर कोई x² या y² ना हो, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं थ्योरी में जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा समझिए। देखिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट।
कि x होता कैसे है, साइन बदलते कैसे हैं, x की वैल्यू को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, इन्हें आप सीख जाओ, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत आसानी से, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। बेसिक मजबूत है, मैं हमेशा से कहता हूँ बेसिक जिसका मजबूत है वो क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है। बेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, वह संख्या बताओ। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन एक संख्या है जिसमें 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को, कि मैं आपको कितने रुपए दूं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं आपको 8 रुपये दे रहा हूं, मैंने आपको 8 रुपये दिए और आपके पास अब 10 रुपये हो गए। ठीक है, मैंने दिए 8, अब आपके पास हो गए 10, तो आपके पास पहले से कितने रुपए थे, मौजूद थे। ठीक है, सीधी सी बात है, आप कहोगे कि सर 2 रुपये थे मेरे पास, आपने 8 दे दिए, 2 मेरे पास थे, तो 10 हो गए। तो आपने किया कैसे होगा भाई, 10 रुपये हो गए आपके पास, मैंने 8 दिए थे। ठीक है, तो जितने हो गए और जितने मैंने दिए उसको घटा दो, बचे 2। तो वही आपको करना है यहाँ पर, और तो कुछ होना नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम समीकरण वाली वैल्यू से करेंगे। ठीक है, करने को आप ऐसे कर सकते थे, 10 में से 8 घटा दो 2, आंसर 2 ही है इसका। लेकिन मैं एक तरीका क्या होता है एग्जाम में करने का, मान लो कि संख्या जो है x है। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, x से बहुत लोग डर जाते हैं, x से नहीं डरना चाहिए। x की वैल्यू बहुत बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। x मेथड सबसे अच्छा मेथड बेसिक मेथड होता है। ठीक है, कराने को मैं ट्रिक से करा दूं, लेकिन आपके एग्जाम में स्टेप मार्किंग होनी है, तो आप आसानी से समझिए। ट्रिक हम टेट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बीटीसी की बात हो रही है, तो बीटीसी को एक कॉन्सेप्ट के साथ समझो, एक बार इसे समझ जाओ, जहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी वहाँ ये तरीका काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो संख्या मान लो कि x है। ठीक है, उन्होंने बोला ना किसी संख्या में, तो वो किसी संख्या जो है वो मान लो x है। तो इन्होंने बोला कि 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। तो मैंने यहाँ किया कि चलो संख्या x है ना, अब मैंने उसमें 8 जोड़ दिए, इसलिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाओ। तो x है, उसमें मैंने 8 जोड़ दिए, उन्होंने बोला कि 10 प्राप्त होते हैं, तो बराबर 10 हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, सीधी सी बात है कि संख्या है ये, उन्होंने बोला 8 जोड़ने पर 8 जोड़ दिया मैंने इस संख्या में, प्राप्त कितने हुए हैं 10, बस x + 8 बराबर 10। ये क्या बन गया, ये आपका एक समीकरण बन गया, जो अभी मैंने सॉल्व कराए हैं पिछले ही उसमें सेट में। ठीक है, ये दिख रहे होंगे ना, ये जो मैंने सॉल्व कराए हैं, तो वही ये समीकरण बन गया है। सॉल्व कर दो, x + 8 = 10। तो x को अकेला करना है हमें, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो x बराबर 10 यहाँ उतार लिया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 10 - 8 बराबर 2। तो वो संख्या कौन सी थी, 2। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 संख्या का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करो। समझो इस क्वेश्चन को, 2 संख्या का योग 24 है, कोई भी 2 नंबर हैं उनका योग 24 है, जोड़ने पर 24 बन जाते हैं वो। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 2 गुना कितना हो गया 2 का, वो 4 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करो। तो आप समझो कैसे करते हैं। तो हमने मान लिया पहली संख्या x हो गई, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था x मान लो, तो यहाँ भी संख्या मान लो x हो गई। अब सीधी सी बात है भैया, जब संख्या x पहली है तो दूसरी कितनी होगी, इसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि दूसरी संख्या जो है 2 गुनी है, और 2 गुनी कब होती है, जब 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब मैं बोलूं कि एक संख्या 6 है और दूसरी उसकी 2 गुनी संख्या कितनी होगी, 2 गुनी कैसे निकालोगे आप, 6 गुणा 2 ही तो करोगे, 12। तो 6 का 2 गुना 12 ही तो होता है। तो हमें 2 गुनी संख्या निकालनी होती है तो हम 2 का गुणा कर देते हैं, और तिगुनी संख्या यानी 3 गुना संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, है ना। 3 से गुणा करते हैं तो तिगुनी संख्या निकल आती है, मतलब 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, समझ गए होंगे। चलिए, तो अब इसे आराम से क्वेश्चन के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो उसकी दुगनी थी वो 2x है। तो उन्होंने बोला है कि उनमें से एक संख्या दूसरी से दुगनी है, दोनों का योग 24 दे रखा है, तो दोनों का योग कर दो, मतलब दोनों को जोड़ दो। तो x + 2x बराबर 24, है ना। दोनों का योग हमने कर दिया। यहाँ पे पहली संख्या x मान ली थी और दूसरी क्या बोला है उसने कि उसका दुगना है, तो x का दुगना कितना हो गया, 2x हो गया।
मतलब 2 इंटू एक्स आप करोगे तो 2x हो जाएगा ना, तो वही कर रहे हैं हम। तो x प्लस 2x बराबर 24। अब जोड़ दो, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, जब प्लस होता है और वैल्यू सेम हो, ये जो है चर जो है x y ये सेम हो, अगर इस पे एक्स स्क्वायर ये होता, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता तो ये नहीं जुड़ता, तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते थे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर x सेम है तो यहाँ पर आपने जोड़ दिया, ये 1x है, ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन जब x के साथ कुछ ना दिया गया हो, यहाँ आगे घात में नहीं आगे, तो ये 1x है और ये 2x है, इन दोनों को जोड़ दो, 3x, यहाँ 24 दे रखा है। समीकरण फिर से बन गया, सॉल्व कर दो, x को अकेला करना है, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा यहाँ, तो x बराबर 24/3, ठीक है। क्या बताया था, प्लस माइनस इक्वल्स टू के बाद जाने पर, और माइनस प्लस, और डिवाइड क्या होता है, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है डिवाइड, और जो डिवाइड होता है वो हो जाता है मल्टीप्लाई। तो चलिए, तो x की वैल्यू 24/3 और 3 8 ज़ा 24, ये तो आपकी आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म नहीं कर देना है, आपको ध्यान रखना, गलत हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं करना है, ये x की वैल्यू आई है 8, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करो, दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 8 वैल्यू किसकी आई है, x की, मतलब जो संख्या हमने मानी थी पहली संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, पहली संख्या तो 8 आ गई, दूसरी इसने बोला था कि दूसरी संख्या उससे 2 गुनी है, तो पहली 8 है तो 2 गुनी कितनी होगी, 2x, मतलब 2 गुणा 8, बताया था ना मैंने, 2 का गुणा करते हैं तब 2 गुनी निकालते हैं, तो पहली तो 8 आ गई निकल के, और दूसरी कैसे निकलेगी, 2 गुणा 8 करेंगे तो 16, तो पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 16। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से चैप्टर हमने ये कर लिया है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तुरंत मुझे व्हाट्सएप कीजिए वीडियो देखने के बाद। एक बार समझ ना आए तो बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर डाउट को मैं क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे आपके कॉलेज में हैं, बीटीसी, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में, उन्हें भी, और जो बाहर किसी और दूसरे कॉलेज से बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं आप उन्हें भी शेयर करें, जिससे कि वो इन लेक्चर्स को देख सकें, एग्जाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आई होप क्लास सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। If this session was helpful to you, like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.